जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए नए संवत के यानी नए वर्ष के शुरुआत के 3 महीने अप्रैल, मई और जून कैसे रहने वाले हैं। कैसा होगा स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, तरक्की, बीमारी, क्या लाभ, क्या सावधानी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित होता है। अगर आपको ये लगन के हिसाब से देखना है कि आपका कर्क लगन है, तो अगर आपको किसी भी ग्रह का गोचर देखना है तो उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है तो आप गुरु और मंगल के गोचर को लगन से कंसीडर कर सकते हैं। आइए राशि के अनुसार ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं, क्योंकि इस महीने होंगे बहुत परिवर्तन। आने वाले 3 महीनों में देखें तो मुख्य रूप से लगभग 29 मार्च को तो हम शनि के राशि परिवर्तन को देख ही रहे हैं। उसके अलावा 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, 18 मई को राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो ये मुख्य ग्रह हैं जो इन 3 महीनों में परिवर्तन कर लेंगे। अब इन मुख्य ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और साथ में अन्य ग्रह आपको क्या देंगे, ये 3 महीने आपके लिए कैसे हो सकते हैं। आप इन 3 महीनों की प्रेडिक्शन से अपनी आने वाले समय की योजना बना सकते हैं कि भाई मेरे साथ आने वाले समय में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है और मुझे उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी जो राशि है वो है कर्क राशि। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ चलने वाला है। वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे इन फ्यूचर भी आपको अच्छी जानकारी मिल सके। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले आपकी राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में बदलता है। इसलिए ऐसे ग्रह की जो महत्ता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो हर 2.25 दिन में चेंज होता है। ग्रहों की महत्ता वहीं तक अधिक ज़्यादा होती है जब वो ग्रह कोई लंबे समय तक किसी राशि में रुके तो वहाँ कुछ दें, क्योंकि 2 दिन एक ऐसी समय स्थिति है कि 2 दिन में चंद्रमा बदल गया तो क्या हुआ, योजना बनानी ही शुरू करी थी उससे पहले ही समय चला गया। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम चंद्रमा की बातें ना करते हुए सबसे पहली बात करेंगे हम मंगल की। मंगल ग्रह आपकी राशि से 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब पहले मंगल को 12वें घर में कंसीडर करेंगे तो क्या कहेंगे, प्लैनेट ऑफ एनर्जी। मेरी एनर्जी का ग्रह मेरे खर्च के और नुकसान के भाव में गोचर कर रहा है 5 अप्रैल तक। तो 5 अप्रैल तक मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में खर्च करना होगा। क्रोध नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक नहीं होना है। साथ ही साथ जब तक 12वें घर में मंगल होता है तो कहा जाता है इस दौरान वैवाहिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है, क्योंकि मंगल 12वें घर से बैठकर आपके 7वें भाव को दृष्टि देते हैं। इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और वो एनर्जी का ग्रह है, इसलिए वो कहता है कि अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाओ। 5 अप्रैल तक के मंगल के गोचर में देखें तो क्योंकि मंगल यहाँ पंचम भाव का मालिक होकर बैठा हुआ है 12वें घर में, इसलिए एजुकेशनली फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। प्रेम संबंधों को ध्यान में रखकर चलना होगा। आपकी जल्दबाजी या आपकी गलती की वजह से आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। तो वहीं दशम भाव का मालिक भी है, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर व्यक्ति के उठापटक होना या प्रोफेशनल लाइफ कुछ टफ चल रही है, ऐसा भी हम इससे कह सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर में भी है और मंगल वहाँ शत्रु की राशि में भी है। अब मंगल का परिवर्तन होता है 5 अप्रैल को और मंगल हो जाते हैं यहाँ नीच के। अब मंगल का ये ट्रांजिट आपकी राशि के 12वें घर से निकलता है और आपकी राशि में आ जाता है। चंद्रमा की राशि में मंगल नीच के होते हैं। चंद्रमा अगर मन का कारक है तो मंगल एनर्जी है। जब हमारे मन के ऊपर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की जो चीज़ है वो है स्वयं अपने आप को, कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। ये आपका बहुत बड़ा विषय है कि नीच का मंगल अगर आपकी राशि में रहेगा तो ये जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए है। आप पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपके भीतर मंगल नीच का हो चुका है। और नीच का मंगल एग्रेशन बहुत जल्दी देता है, जल्दबाजी जल्दी देता है, क्रोध जल्दी देता है।
छोटी छोटी बातों पर पैनिक हो जाना, पेशेंस नहीं रखना। मान लीजिए किसी चीज़ के लिए घर में बोला कि ये चीज़ ला दो और उसे लाने में 1 मिनट भी लग गई तो एकदम शोर मचाना घर में शुरू कर देंगे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्योंकि मंगल अगर नीच का होकर आपकी राशि में होगा तो सबसे पहले वो आपके मन मस्तिष्क को खराब करेगा। उसकी वजह से आपके 4th हाउस खराब होगा, यानी आपके परिवार का सुख। फिर उसकी वजह से 7th हाउस खराब होगा, जो है विवाह वैवाहिक संबंध। और यदि आप शांत रहते हैं, शांत चित्त से अपना कार्य करते हैं, भटकते नहीं हैं, भटकाव नहीं होता है, इधर उधर नहीं जाते हैं, तो आपके लिए ये अच्छा भी है। अच्छा कैसे है कि पंचम भाव जो कि शिक्षा विद्या बुद्धि का स्वामी है, उसका मालिक आपकी राशि में नीच का है। तो हम कहेंगे भाई जिस क्षेत्र में जैसे काम कर रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य आपको बांध के रखना है। जितना ज़्यादा धैर्य आप बांध के रखोगे उतना आपके लिए शुभ होगा। अदरवाइज आपके पैनिक होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपको फिर बाद में लगेगा मेरी वजह से मेरी एजुकेशन खराब हुई, मेरी वजह से वैवाहिक संबंध खराब हुए, मेरे प्रेम संबंध खराब हुए, मेरे वैवाहिक संबंध खराब हुए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने गलतियां की। क्योंकि मंगल यहाँ कर्म का मालिक भी है। ये पहले कर्म है, बाद में आपकी प्रोफेशनल लाइफ है कि हम कर्म करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं या नीचे। ये आपको अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में ध्यान रखना पड़ेगा। नीच के मंगल की वजह से ये बात है, आपको विशेष ध्यान रखनी है। आइए हम अगले प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। वो जुपिटर है। वो जुपिटर ग्रह धन के कारक होकर धन के भाव में बैठे हैं और बृहस्पति का संबंध यहाँ सीधा सीधा पंचम भाव से आता है, जो आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि संतान को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। 7वें घर पे भी गुरु की दृष्टि है, जो आपके विवाह वैवाहिक संबंध या आपकी सामाजिक स्थिति को संभाले हुए है। 15 मई तक गुरु यहीं बैठे हुए हैं, यानी 15 मई तक गुरु की पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 मई के बाद ये गुरु पहुंच जाते हैं 12वें घर के अंदर, और 12वें घर के अंदर गुरु का जाना सबसे पहले इंडिकेशन देता है कि अब राशि से 12वें घर में गुरु आ रहा है, मेरे धन का कारक ग्रह 12वें घर में जा रहा है। अब मुझे आने वाले समय में जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति लगभग मई से अक्टूबर तक रहेंगे, तो तब तक आपको क्या है, पैसे से संबंधित फैसले सोच समझ कर लेने हैं, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, जल्दबाजी से बचना होगा, पैसे को इधर उधर व्यर्थ में नहीं फेंकना है कि अच्छा खासा अगर पैसा आपके पास है तो उसको बैंक अकाउंट में रखो, उसकी एफडी करा दो, उसको म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, ये ठीक है। बृहस्पति बिना सोचे विचारे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया और उससे आपको लॉस हो गया, इसका विशेष ध्यान आपको इसमें रखना होगा। हालांकि गुरु से संबंधित वीडियो हम अलग से भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ आपके लिए शुरुआती तौर पर सावधानी और चेतावनी है, क्योंकि मंगल 12वें घर गुरु 12वें घर से बैठ के छठे घर को देखेंगे। अब छठे घर का मालिक देख रहा है तो रोग ऋण और शत्रु तीनों पर कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक विपरीत राजयोग भी बनाएगा। लेकिन क्योंकि मंगल भाग्य का स्थान का मालिक होकर भी गुरु 12वें घर में बैठेंगे, तो भाग्य का मालिक कहाँ गया, 12वें घर में, यानी भाग्य बनाने के लिए 12वें घर में जाना, यानी यात्राएं करना। जितना आप ट्रैवलिंग से आने वाले समय में जुड़ेंगे उतना ही आपको फायदा भी यहाँ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं एक पंचग्रह योग की, जो आपकी राशि से नवम भाव में बन रहा है। सबसे पहली बात, नवम भाव भाग्य का भाव। भाग्य भाव के अंदर अगर शुभ ग्रह जाते हैं तो वो आपके लिए शुभ करते हैं, और भाग्य भाव में अशुभ ग्रह जाते हैं तो वो अशुभ करते हैं। अब देखते हैं कि कितने ग्रह यहाँ शुभ हैं और कितने अशुभ हैं, कितने आपके हित में हैं और कितने आपके अहित में। जिसमें सबसे पहले ग्रह हैं सूर्य, कि सूर्य ग्रह 9th हाउस में राहु के साथ चल रहे हैं। सूर्य ग्रह जब तक यहाँ रहेंगे, कब तक रहेंगे, 14 अप्रैल तक राहु के साथ रहकर ग्रहण दोष बनाएंगे, 9th हाउस में बनेगा। इसलिए पिता पुत्र के संबंध या पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिए 14 अप्रैल तक, और उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ भी अगर हम देखें तो दूसरे घर का मालिक है सूर्य, और अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है राहु केतु एक्सेस पे, तो इसका मतलब सीधा यही है, यहाँ भी ये प्लेनेट कहता है कि भी पैसे से संबंधित थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में पहुंच जाएंगे तो 14 अप्रैल से 14 मई ये उच्चस्थ होंगे। धन का स्वामी उच्च अवस्था में दशम भाव में होगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि अगर आप मंगल को संभाल गए, अपनी क्रोध और जल्दबाजी को संभाल गए, तो जब सूर्य ग्रह यहाँ दशम भाव में होगा
14 अप्रैल से 14 मई, राजकीय क्रियाकलापों से फायदा, अधिकारी वर्ग से फायदा, राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा, सरकारी नौकरी, सरकारी उपक्रम से पैसा कमाने का योग, किसी प्रकार की सरकारी ठेकेदारी को मिलने के लिए भी अच्छा माना गया है। तो सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद 14 मई से 14 जून तक सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे। ये कि लाभ भाव होगा, जहाँ पर सूर्य बैठ के धन योग बनाएंगे, यानी धन से संबंधित स्थितियाँ बहुत हद तक 14 अप्रैल के बाद आपके पक्ष में दिखाई देंगी। अगर आपने मेरी बातें ध्यान रखी कि नीच मंगल की क्या सावधानी है और गुरु 12वें घर में जाएंगे 14 मई को ही, तो आपको क्या ध्यान रखने होंगे, इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो ही प्लैनेट्स आपके फेवर में आएंगे। हमारा अगला प्लैनेट आता है बुध, जो कि यहाँ पर नीच की अवस्था में है। शुभ ग्रह है, नीच अवस्था में है, 12वें घर और तीसरे घर का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा है। ऐसे प्लैनेट सडन यात्रा देने वाले माने जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, 12वें का मालिक भी 9वें घर में है, तीसरे का मालिक भी है, तो क्या हुआ, अचानक से यात्रा कर ली, अचानक से कोई शॉर्ट जर्नीज करने का मौका मिला, अचानक से कोई काम मिला जिसमें कहा कि भैया अगर आप फटाफट से ये यात्रा कर लोगे या इसको ज्वाइन कर लोगे या आप वहाँ चले जाओगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। बुध यहाँ नीच के हैं, लेकिन बुध का भी होगा नीच मंगराजियों, क्योंकि शुक्र उसके साथ उच्चस्थ अवस्था में बैठे हुए होंगे। बुध ग्रह लगातार इस चीज को दर्शा रहा है अप्रैल, मई और जून के महीने में कि ये अवश्य ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ को किसी प्रकार की यात्रा या ट्रैवलिंग से जोड़ने वाला होगा। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि बुध जैसा ग्रह आपके जीवन में परिवर्तनकारी भी होता है। बहुत बार कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, काम को किसी दूसरे स्थान से जोड़ना चाह रहे हैं, तो बुध यहाँ भी आएंगे आपके दशम भाव में भी। आप ये देखिएगा लगभग 7 मई को पहली बार बुध का राशि परिवर्तन होगा, जो मेष राशि में आएगा, फिर 23 मई को होगा। यानी लगातार कर्म से, भाग्य से और लाभ से 12वें और तीसरे घर के स्वामी ग्रह बुध का संबंध आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा, ट्रैवलिंग्स को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। ये बदलाव पॉजिटिव होगा, ये भी दर्शाता है। अगले प्लेनेट है हमारे जिसके लिए आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, वो है शनि। कि शनि ग्रह आपके लिए यहाँ पर एक राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, और अप्रैल के महीने की शुरुआत से शनि की ढैया का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात होगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होना है। हालांकि मैं इससे संबंधित वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आगे भी आपको और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कहें तो शनि आपके लिए क्या है, सप्तम के स्वामी होकर नवम में बैठेंगे, तो ये एक शुभ स्थिति है। क्या है ये, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है। अब प्रोफेशनल लाइफ में पहले के मुकाबले हार्ड स्थिति नहीं होगी। शनि की ढैया की वजह से एजुकेशन खराब नहीं होगी, पैसे से संबंधित समस्याएं हल होंगी, भाग्य में डिले नहीं होगा और रुकावटें कम होंगी। प्रोफेशनल लाइफ कुछ बेहतर चलती दिखाई देगी, स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको जो स्ट्रेस है वो बहुत कम होता दिखाई देगा। ये हमें शनि की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि शनि 9th हाउस में आए। 9वां घर किसका है, धर्म का है और भाग्य का है। और शनि जैसा प्लेनेट अगर वहाँ पहुँचे तो वो कहता है कि भाई मैं भाग्य बनाने के लिए मेहनत कराऊंगा, क्योंकि मेरा एक कारकत्व ही यही है कि मैं श्रम का कारक हूँ, मैं लेबर का कारक ग्रह हूँ। ये कौन है, ये शनि प्लेनेट है जो आपको इस तरीके से स्थितियाँ देंगे। अब बात करते हैं राहु केतु के परिवर्तन के बारे में कि राहु कहाँ थे भैया, 9th हाउस में, केतु कहाँ थे भैया, यहाँ थे, और 18 मई तक तो ये यहीं है। और मैंने इसके बारे में प्रेडिक्शन भी की थी और मैंने बहुत लोगों को बताया भी था कि भाई राहु केतु जब 9 और 3 भाव से एक्सेस से बनाते हैं तो आपके जीवन में भाग्य का जुड़ाव अन्य स्थानों से होता है, टूर ट्रैवलिंग्स होती हैं, यात्राएं होती हैं, दूर स्थान से संबंध बनता है। ऐसा बहुत बार देखा गया। बहुत से लोगों की जॉब बदली, बहुत से लोगों के मकान बदले, बहुत से लोग दूर स्थान से जुड़कर काम करने शुरू कर दिए। लेकिन अब थोड़ा सा सावधानी का विषय है कि राहु और केतु एक्सेस अब यहाँ बन जाएगा। मैंने राहु केतु से संबंधित पूर्ण वीडियो बनाई हुई है, विस्तार से जानकारी दी हुई है कि वर्ष 2025 में राहु केतु क्या देने वाले हैं। तो एक बार मेरे चैनल पर जाकर उसको ज़रूर देख लेना, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि राहु केतु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत छोटे समय में हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा कि भी विस्तार से जानकारी अगर चाहिए कि राहु 8वें घर में आके क्या करने वाले हैं, केतु दूसरे घर धन भाव में जाकर क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर उस वीडियो के विस्तार से बताया है। तो इस महीने बहुत स्थितियाँ ऐसी हैं आपके लिए अप्रैल, मई और जून के महीने में जो बहुत हद तक सकारात्मक भी हैं। लेकिन 9th हाउस जो कि भाग्य का स्थान है, अगर मैं इसमें बहुत मोटे तौर पर देखूँ
तो अगर यहाँ पर शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह हैं तो शनि राहु सूर्य जैसे पाप ग्रह भी हैं। इसलिए भाग्य स्थान पे मिले जुले ग्रहों का फल दिखाई देता है। इसलिए जैसे जैसे ग्रह यहाँ से निकलेंगे, जैसे सूर्य यहाँ से सबसे पहले निकलेंगे, फिर जब राहु निकलेंगे 18 मई को, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर आने वाले जो समय है वो धीरे 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 करके प्रगति दिलाएंगे। बनिस्पत जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपको अपने माइंड में रखना होगा कि भाई इन 3 महीने के लिए ये सावधानी बताई थी, उसका ध्यान रखोगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। जय श्री राम।